आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 11 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इजरायली फौज में भारी उथल पुथल, करीब 600 अफसरों के एक साथ इस्तीफे की रिपोर्ट। ईरान, हिजबुल्लाह और वेनेजुएला को ट्रंप ने एक साथ दिया नुकसान। समंदर में यूएस नेवी का बड़ा एक्शन। ईरान ने नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सैयद 4 बनाया, लेकिन किस डर से असली हथियार की जगह डमी हथियार की नुमाइश की। हुथीज पर अमेरिका का सख्त रुख। यूएस एम्बेसी के स्टाफ की गिरफ्तारी से बढ़ गई टेंशन। और पूरा गजा फिर से हुआ बेघर। 2 दिन की बारिश में 90% से ज्यादा टेंट्स हुए तबाह। शुरुआत करते हैं इस शो की। इजरायली फौज के अंदर एक नया तूफान उठ गया है। आईडीएफ के तकरीबन 600 ऑफिसर और एनसीओज ने एक साथ इस्तीफे की दरख्वास्त दे दी है, और वजह है एक ऐसा फैसला जिसने फौज की अंदरूनी कमर तोड़ दी है। यानी इजरायली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ इंक्रीजेस नाम की पुरानी फाइनेंशियल प्रिविलेज को फ्रीज कर देना, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये भागम भाग मच गई है। इस फैसले के बाद इजरायली फौज में खुलकर भागम भाग नजर आ रही है। नौकरी नहीं करना चाह रहे अफसर। इस्राइल हाईओम के मुताबिक जो ऑफिसर इस्तीफा दे रहे हैं उनमें ज्यादातर की उम्र 42 साल से ऊपर है, और वो इस महीने के खत्म होने से पहले फौज से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस महीने के बाद ये फ्रीज कानूनी तौर पर लागू हो जाएगा और कोई बचाव नहीं बचेगा। लेबनानी अखबार अल मायदीन की 11 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस खींचतान ने इस्रायली फौज के अंदर भारी नाराजगी पैदा कर दी है, और अब धड़ाधड़ इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। अभी हुए नहीं, लेकिन उन्होंने पेशकश की कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। वो मंजूर हो जाएंगे तो और खबर बन जाएगी। इसराइल में हमेशा से फाइनेंशियल प्रिविलेज यानी कि वित्तीय विशेषाधिकार फौज की वफादारी और फौजियों को रोके रखने का हथियार रहे हैं। अब जब ये प्रिविलेज रुक गए तो फौज की अंदरूनी नब्ज खुलकर सामने आ गई। एक ऐसी फोर्स जो बाहर की लड़ाइयों से ज्यादा अंदर के बिखराव में उलझी हुई है। यानी इस फौज के लिए पैसा ही सब कुछ है। वैसे तो सभी के लिए पैसा सब कुछ हो। जो फौज में होते हैं वो अपने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम करते हैं, शायद सबसे ज्यादा बड़ा काम करते हैं, लेकिन बिना पैसे बिना सैलरी के तो नहीं करते। मेरा इशारा उस तरफ है। इस्तीफों की ये लहर इस बात का इशारा है कि हालात सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि गहरी टूट फूट और सिस्टम पर बेयकीनी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया है समंदर के अंदर, और एक तीर से वेनेजुएला और ईरान नाम के अपने 2 दुश्मनों को शिकार पर ले लिया है, निशाना बना दिया है। वेनेजुएला के समंदर के करीब एक क्रूड ऑयल टैंकर को यूएस फोर्सेस ने जब्त कर लिया। यह अमेरिका से जारी हुआ है वीडियो उस जहाज को कब्जाने का, लेकिन ईरान से क्या कनेक्शन है? इस टैंकर पर पहले से ही वॉशिंगटन की आईआरजीसी और हिजबुल्लाह कनेक्शन वाली पाबंदी लगी हुई थी। यानी मामला सिर्फ तेल का नहीं, ये ईरान की सप्लाई लाइन पर सीधा वार है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, हमने वेनेजुएला के साहिल से एक बहुत बड़ा टैंकर पकड़ लिया है, सबसे बड़ा। उसके बाद यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी का वीडियो आया। ये जो वीडियो है वो यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने शेयर किया, और इस वीडियो में वो टैंकर को सैंक्शन ऑयल ले जाने वाला जहाज बता रही हैं। और वीडियो भी जो है बताया गया है कि इस तरीके से यूएस नेवी ने जब्त किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही टैंकर है जिसे अमेरिका ने पहले भी ब्लैकलिस्ट किया था। इस पर इल्ज़ाम है कि टैंकर वेनेजुएला के तेल को चोरी छिपे बेचने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और ये टैंकर ईरान के आईआरजीसी और हिजबुल्लाह तक पैसे पहुंचाने का, लेबनान के हिजबुल्लाह तक पैसे पहुंचाने का रास्ता है। आईआरजीसी, ईरान भी समंदर से लगा हुआ है, लेबनान भी समंदर से लगा है, तो ये टैंकर दोनों तक पैसा पहुंचाता था। पैसा भी क्या, हथियार भी। यानी ये सीजन सीधा सीधा ईरान और वेनेजुएला दोनों पर एक साथ हमला है। टैंकर पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला भड़क गया और इसे इंटरनेशनल डकैती बता डाला। काराकस वेनेजुएला की जो राजधानी है, मतलब काराकस में बैठी जो हुकूमत है मादुरो की, उसने अमेरिका पर सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये खुली समुद्री डकैती यानी इंटरनेशनल पायरेसी है। वेनेजुएला ने दुनिया से अपील की है कि इस एक्ट को अमेरिका के एग्रेशन और चोरी की शक्ल में देखा जाए और इसे रिजेक्ट किया जाए। मैसेज साफ है, गल्फ से कैरिबियन तक वॉशिंगटन की सख्ती दिखाई दे रही है, और एक ही मुंह में अमेरिका ने 2 फ्रंट खोल दिए हैं। ईरान के रीजनल नेटवर्क पर दबाव
और वेनेजुएला की ऑयल इकोनॉमी को झटका। अगला सवाल अब यह है कि वेनेजुएला और ईरान इसका कैसे जवाब देंगे और क्या यह कदम गल्फ और लैटिन अमेरिका दोनों जगह टेंशन को और बढ़ा देगा? क्या ऐसा होगा? ईरान को एक नई मिलिट्री ताकत मिल गई है। इसका नाम है सायद 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। बड़े काम की चीज है और इसको बनाने वाली बहनें हैं। ईरान ने नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सायद 4 को दुनिया के सामने पेश कर दिया है और सबसे अहम बात यह है कि इसे ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की फीमेल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है और डेवलप किया है। यानी ईरानी बेटियां भी अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए नए नए हथियार डेवलप कर रही हैं। और दुनिया में और हमारी ये जो बंदर मीडिया है, यहाँ हिजाब पे बात हो रही, चोटी कट रही है, अरे ये भी तो बात करो। इसकी नुमाइश ने लेकिन एक हैरत वाली बात पेश की। ईरान के सरकारी टीवी आयरिब ने बुध को सुरक्षा कारणों से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसका रेप्लिका टीवी पर दिखाया और नुमाइश के दौरान असली सिस्टम को डिस्प्ले नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं बताएगा। सिक्योरिटी रीजन क्या थे, क्या कोई इनपुट था, कोई नहीं बता सकता। आयरिब के मुताबिक सायद 4 एक एयर डिफेंस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के पोजिशनिंग सिस्टम्स और नेविगेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकता है। यानी ये जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की आंखों और डायरेक्शन दोनों को डिस्टर्ब कर देने वाला, बिगाड़ देने वाला हथियार है। बिल्कुल बरगला देगा, कहेगा चुन्नू के मोहल्ले में जाओ, खड़ा होगा पुन्नू के मोहल्ले में। ईरान का साफ मैसेज है कि तकनीक, टैलेंट और टैक्टिक्स तीनों फ्रंट पर वो तैयार है। ये मैसेज दुश्मनों के लिए। अमेरिका यमन पर भड़क उठा है। हुथीस ने यूएस एम्बेसी स्टाफ को छोड़ा नहीं और वॉशिंगटन ने कहा यह टेरर पॉलिटिक्स है। अमेरिका ने हुथीस के उस कदम पर सीधा सीधा हमला बोला जिसमें उन्होंने यूएस एम्बेसी यमन के करंट और फॉर्मर लोकल स्टाफ को पकड़ रखा। मतलब जो मौजूदा काम कर रहे थे और जो कभी काम करते थे, उन दोनों अमरीकी स्टाफ को जो पकड़ रखा है हुथीस ने, उसकी मजम्मत हुई और उस पर वार्निंग भी दी गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगोट ने साफ साफ कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स हुथी के लीगल डिटेंशन को कंडेम करता है, उसकी मजम्मत करता है। पिगोट ने आगे ये भी चार्ज लगाया कि हुथी की ये अरेस्ट और इनके शैम ट्रायल्स साफ दिखाते हैं कि वो अपनी ही आबादी पर टेरर टैक्टिक्स चलाकर सत्ता में टिके रहना चाहते हैं। यूएस एम्बेसी में काम करने वाले बहुत से यमनी भी होंगे, इसलिए अपनी आबादी का यहाँ भी जिक्र आता है। बहुत से अमेरिकन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यमनी। वॉशिंगटन का मूड सख्त है और मैसेज भी क्लियर है। हुथीज अगर यूएस मिशन के स्टाफ को रोके रखेंगे, कैद रखेंगे, तो इसे अमेरिका सीधा हमला समझता रहेगा। और अमेरिका अगर किसी बात को अपने ऊपर हमला समझता रहेगा तो अमेरिका क्या उसके बदले कोई हमला करेगा? मिलिट्री एक्शन टाइप। टेंशन तो बढ़ रही है दोस्त। गजा में पिछले 2 दिन की बारिश ने बहुत कुछ तबाह कर दिया। परसों रात से बारिश हुई, आज यूं समझिए कि 2 रातें मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन 2 दिन में जो हुआ वो तबाही के निशान अपने आप इस तरीके से दिखा रहा है। जगह जगह खेमों में हर जगह पानी भरा हुआ है। जो आप पहले ही सेकंड से मेरी बात के देख रहे हैं, ये बताता है कि गजा में जिंदगी कितनी मुहाल है। देखने में तो हमारे यहाँ भी ऐसे पानी भरता है, लेकिन तसव्वुर कीजिए, लाशें दबी हुई हैं, कहीं थोड़ी ऊपर, कहीं बहुत नीचे। जानवर होंगे, मलबा है, नाली, कूड़ा करकट सब जमीन के ऊपर है, सीवरेज तबाह है, पूरा गजा खुदा पड़ा है, इमारतें 85% गिरी पड़ी हैं। ऐसी हालात में जब एक तूफान समंदर का आए और एक बारिश आए, बड़ी बारिश, बहुत तेज, ओले, आंधी, बिजलियों के साथ, और घंटों लगातार होती रहे क्योंकि तूफानी बारिश है, तो आप सोचिए जो लोग खैमों में रह रहे होंगे क्या हाल होगा उनका। अरे पक्की पक्की छतें टपकने लगती हैं। 3 मंजिला एक इमारत गिर गई गजा में। ऐसी बारिश, थोड़ी सी खस्ता हो गई होगी जंग में। तो ये हालात हैं। ये दीर अल बला जो आप देख रहे थे अब तक फुटेज, ये दीर अल बला सेंट्रल गजा की तस्वीर है। जितने भी टेंट्स थे लोगों के भीग गए हैं, कुछ के बह गए हैं। मतलब सारे लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। ये 11 दिसंबर का हाल है, दिसंबर का दूसरा हफ्ता। ठंड
हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है वहां। सूखी ठंड है, खुश्क, लोगों की हड्डियों में घुस रही है। और जब भीगे हुए हो तो आप सोचिए ठंड कितनी लग रही होगी। कंबल है नहीं, जो थे वो भीग गए। इन अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, ये आप स्लाइड देखिए और आप ग्राफिक प्लेट देखिए इसकी, कुछ न्यूज नेटवर्क की। लोग तांगे पे बैठे जा रहे हैं, नीचे पानी है और लिखा हुआ है हैवी रेन डिस्ट्रॉयज 90% ऑफ गजास 1,25,000 टेंट्स। गजा के 1.25 लाख टेंट्स में से 90% टेंट्स, 1 लाख से ज्यादा, तबाह हो गए भारी बारिश में। ये गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने बयान दिया है गजा के। आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये ऑफिशियल आंकड़ा है उनके पास, अनऑफिशियल क्या होगा। अब जो उनके टेंट्स में पता है क्या है, वो टेंट्स पूल बन गए हैं, स्विमिंग पूल बन गए हैं। उसमें मड है, मिट्टी है, डेब्रिस जो कहते हैं ना, मलबा, ये सब भर गया है, पानी के साथ बह के आया। और अब जिंदगी उनकी पहले से ज्यादा अंजीरन हो गई है, पहले से ज्यादा मुहाल है। अनादोलियो ने भी इसे हेडलाइन बनाया, इसमें भी एक फोटो है। हैवी रेन्स फ्लड हंड्रेड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेंट्स अक्रॉस गजा फॉर सेकेंड डे। दूसरे दिन सैकड़ों टेंट्स तबाह हो गए पूरी तरीके से। बारिश ने, कहते ना हिंदी में, त्राहिमाम मचा कर रख दिया गजा में। और वो औरतें खड़ी हुई बुरके में। आप जरा, मेरी बहनें तो बात समझ जाएंगी, आदमियों से कहता हूं, औरतों की जरा आप खुद को आप खड़े करके सोचिए, औरतों की जगह, लड़कियों की तरह, कमसिन बच्चियों की जगह। क्या उनका पर्दों का होता होगा, क्या उनकी प्राइवेसी का होता होगा ऐसे माहौल में। एक तो जंग का माहौल और दूसरा ये मौसम। सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी फिर, और कितनी बीमारियां। और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, ये एक तस्वीर पेश की गई है कि इसराइल ने 764 नए सेटलमेंट अप्रूव कर दिए हैं। 764 नए सेटलमेंट यूनिट्स ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में। फलस्तीनियों की ज़मीन पर ऐसे सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं। आप कहेंगे वाह वाह वाह, लेकिन आप इसे ऐसे जुल्म की नज़र से देखिए कि ये सब नाजायज़ सेटलर्स के नाजायज़ मकानात हैं। कब्ज़ा किया हुआ है भूमाफियाओं ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इलीगल बताता है। हमारे यहाँ के कुछ चमन लपूसे भक्त ये कहते हैं कि वो हमला, ये हमला 7 अक्टूबर का हमला और उससे पहले के हमलों के आप पीछे जाइए। क्यों लड़ते हैं फ़लस्तीनी और इसराइली? उसके पीछे की वजह है ज़ायनी पॉलिसी। अगर ये जो कब्जा, ये क्यों तमाम मुल्क लगे एक अलग आज़ाद रियासत बनाने के चक्कर में, ताकि ज़िंदगी भर का इनका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह है ज़मीनों पर कब्जा करना। और इसराइल को डिफेंस फोर्स को ऑक्यूपेशन फोर्स क्यों कहते हैं? कब्जा करने वाली फोर्स। उन चमन से कहूँगा मैं, जाकर पढ़ो। हमारे यहाँ रोज़ आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बड़ी तबीयत से मेरे वीडियो देखते हैं और बड़ी शिद्दत से और इंतज़ार करते हैं। लेकिन उनके सवाल ऐसे होते हैं जैसे वो हैं, वो अमुक पार्टी के और अमुक संगठन से निकले हुए लोग हैं, वही सोच है। हिस्ट्री के बारे में भी उनका उतना ही अल्प ज्ञान है। तो मैं, तुम 4-5 लोग जो रोज आके जहर उगलते हो, मैं उनसे खास तौर से कह रहा हूं, थोड़ा पढ़ो तुम लोग भी। अनुभक्तों, ऐसा लफ्ज यूज नहीं करता, लेकिन कहूंगा क्यों, हो ही वही हो। अब इसराइल की तरफ हो, अंधभक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।